हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी में व्याकरण की। व्याकरण को जानेंगे, व्याकरण क्या है। और व्याकरण में दोस्तों आज हम देखेंगे वर्णमाला एवं उसके भेद। वर्णमाला के भेद में स्वर व व्यंजन दोनों को देखेंगे। पहले वर्णमाला से पहले हम व्याकरण को थोड़ा सा देखते हैं कि व्याकरण क्या है। दोस्तों, व्याकरण में वी यहाँ से हो जाएगा, आपका ई की मात्रा लग जाएगी, वी यहाँ से निकल आएगा आ, और यहाँ से करण, तो हो जाएगा विशेष प्रकार से करण, यानी करना या समझाना। क्या हो जाएगा? करना या समझाना। ओके, यहाँ पे दोस्तों सबको पता होगा कैसे हुआ है, यहाँ पे यड़ संधि है, ठीक है। विशेष प्रकार से करना या समझाना। और व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह विधा या रचना है, वह विधा या रचना है जिससे शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, ठीक है, और शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है या सहायता मिलती है, ठीक है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। आते हैं हम वर्ण यानी कि अक्षर। वर्ण क्या है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लेकिन भाषा जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की? ओर ध्वनि। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। लेकिन ध्वनि क्या है? ध्वनि मौखिक रूप में है और वर्ण क्या है? लिखित रूप में है। यही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पूछा है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसीलिए इसको ऐसे हाईलाइट किया गया है। भाषा के अंग, अवयव या इकाई, ठीक है। तो इसके अवयव जो हैं वो 3 हैं। क्या क्या है? वर्ण, शब्द, वाक्य। भाषा की कुल कितनी इकाई है? भाषा की कुल 3 इकाई है, वर्ण, शब्द, वाक्य। ओके, अब देखिए ये जो है वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वाक्य जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। पूछ देगा कि भाषा की सबसे बड़ी और सार्थक इकाई कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वाक्य, ठीक है। अब पूछ देगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो हो जाएगा वर्ण। अगर वर्ण नहीं दिया है तब हो जाएगा ध्वनि। ओके, आते हैं अगले पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अभी बताया मैंने वर्ण, और छोटी सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि। ये मौखिक हो जाएगा और ये लिखित होगा। और मेंशन उसने किया कि छोटी बड़ी, छोटी पूछा लेकिन लिखित और मौखिक लगा दिया, तब वर्ण और ध्वनि, ये डिफरेंस है। लेकिन अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, अगर वर्ण दिया है तो वर्ण सही होगा, अगर वर्ण नहीं दिया है तो ध्वनि सही होगा। अब देखिए एक नोट लिखा है छोटा सा, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। कहीं कहीं स्वनिम उसको लिख के दे देता है, यानी फोनिक पूछ देता है कि क्या है, तो वो ध्वनि है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द। वो भाषा पिछला जो था वो भाषा के आधार पर था, लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पर है। अब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य, लेकिन इसी अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई शब्द होगा, न कि वर्ण। वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा शब्द। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर तो भी वाक्य, और अर्थ के आधार पर पूछा बड़ी इकाई तो वाक्य। अब दोस्तों आते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण अखंड मूल ध्वनि का ही नाम है,
जिसको खंडित नहीं किया जाए, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वही वर्ण है। ठीक है, जिन वर्णों को पुनः खंड खंड न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अगर लिखा है अक्षर एक क, ठीक है, तो ये हो गया एक अक्षर, इसको तोड़ा जा सकता है। क, ये हो गया व्यंजन आपका, और ये अ, ये हो गया स्वर आपका। तो ये जो क है ना, ये वर्ण है, और ये अ जो है ये भी वर्ण है, लेकिन ये जो क है ना, ये एक अक्षर है। ठीक है, ये वर्ण नहीं है, ये एक अक्षर है। ठीक है, और ये वर्ण क्या है, ये है, इसको अब पुनः नहीं तोड़ा जा सकता, इस अ को भी पुनः नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसकी परिभाषा से ये प्रूफ हो जाता है कि वर्ण जो है अखंड मूल ध्वनि का ही नाम है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, वर्ण हो गया, यहीं थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला आपको भी पता है कि वर्णों के यानी अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आते हैं हम वर्ण के भेद पर। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर एवं व्यंजन। आपको भी पता है स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, अ से अह तक जो होता है वो स्वर है। व्यंजन क्या है, व्यंजन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन है। ठीक है, ये 33 होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका व्यंजन। ओके, अब देखिए, जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर क्या क्या होते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है, ये हो गए मूल स्वर। अब कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, और कुल व्यंजन जब पूछेगा तो 41 होते हैं। अभी आगे इसको हम काउंट कराएंगे कि कैसे 41 हो जा रहे हैं, कैसे 33 हैं, कैसे 4 हैं, कैसे 11 हैं। ठीक है, अब देखिए, मूल स्वर और व्यंजन यानी मूल स्वर और व्यंजन पूछेगा तो 37 हो जाएगा। मूल स्वर एवं व्यंजन पूछेगा तो 37, 33 + 4 जोड़ के 37 हो जाएगा। लेकिन जब कुल स्वर और व्यंजन पूछेगा तो 11 + 41 52 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब देखिए, स्वर, स्वर क्या है, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में प्राण वायु बिना किसी विघ्न बाधा के अंदर से बाहर निकल आता है। इन वर्णों को स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है, यानी इनके उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए कहा जाता है स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए, स्वर में भी भेद होते हैं। स्वर के दो भेद हैं, मूल स्वर और कुल स्वर। ठीक है, दो भेद नहीं, यानी डिवाइडेशन कर दिया गया है कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर में आपका याद कर लीजिएगा, पूछता है प्रश्न यहाँ से कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन है या नहीं है। तो अ, ई, उ, री। ओके, और कुल स्वर तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ओके, हो गया ना 11, 4 4 8 2 10 1 11। ओके, अब देखिए, इन सभी स्वरों की मात्रा होती है, तो कुल मात्रा यहीं देख लेते हैं। कुल मात्रा कितनी होती है, 10, क्योंकि इन सब की मात्रा होती है। ओके, 11 हैं तो इनकी मात्रा होती है, लेकिन जो अ है आपका, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए कुल मात्राओं की संख्या 10 हो गई। अगर पूछ दिया कि उच्चारण की दृष्टि में स्वर कितने हैं तो 10 हैं। ओके, आते हैं हम अब आगे। देखिए, यहाँ नोट दिया हुआ है, ठीक है, कि मात्राओं की कुल संख्या 10 होती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं हम स्वरों के भेद। स्वरों के 5 भेद हैं, 5 उनको डिवाइडेशन किया गया है मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा यानी उच्चारण। मात्रा वही हो गया जो उच्चारित करने में समय लग रहा है, वही मात्रा है। उच्चारण काल में जो समय लग रहा है वही क्या है, मात्रा है। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, जिह्वा के आधार पर कितने भेद हैं, मुखाकृत के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि स्वर के जो हैं भेद कितने हैं, तो 5 हो गया। ओके,
अब देखिए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 3। ये याद कर लीजिएगा आप लोग या लिख लीजिए इसको, PDF भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो उच्चारण काल के आधार पर 3 हो गया, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद 2, जिह्वा के आधार पर 3, मुखाकृति के आधार पर 4, अनुनासिकता के आधार पर 2। आते हैं हम अपना पहला हेडिंग लेते हैं। पहला मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद, ये हमारा पहला हेडिंग हो गया। ठीक है, तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ओके, 3 भेद हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला भेद हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है दोस्तों प्लुत स्वर। ओके, यही देख लेते हैं। ह्रस्व यानी छोटा, ह्रस्व को ही बोला जाता है मूल स्वर, छोटा स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर। इन पांचों में से, इन 4-5 जो नाम दिए गए इसके, इनमें से कुछ भी प्रश्न करके पूछ सकता है। लघु स्वर कितने होते हैं, एकमात्रिक किसे कहते हैं, छोटा स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर किसे कहते हैं, या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर में यानी बड़ा स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर। देखिएगा नाम जो है वो याद रखिएगा क्या क्या पूछ रहा है। ओके, अब देखिए जो मूल स्वर हैं आपके वो 4 हैं। कितने हैं? मूल स्वर 4 हैं, पीछे भी बताया, अ ई उ री। यही एकमात्रिक है, यही लघु है, यही छोटा है, यही मूल है, यही ह्रस्व है, यही 4 है। दीर्घ स्वर, अब देखिए दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी कि छोटे वाले ऊपर आ गए और बड़े वाले जो हैं वो इधर आ गए। ठीक है, अब देखिए 7 4 11 हो गए। तो आ हो गया बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये हो गया आपका दीर्घ। अब देखते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बताना है, यहाँ पे प्रश्न पूछता है। आ जो है अ से मिलकर आ हो गया, ई जो है छोटी मिल के बड़ी हो गया, उ जो है बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, तो ये जो है एक ही मूल स्वरों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका जो है ए, ओ, औ दीर्घ स्वर इसको कहा जाता है ना। तो इन्हीं दीर्घ स्वरों को, ये सारे दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इन दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ए तो अ और ई मिल करके ए हो गए, अ और ए मिलके ए हो गया, ओ, अ और उ मिल करके ओ हो गया, और यह अ और ओ मिल करके अ हो गया। तो ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। तो यही जो ये संयुक्त स्वर है ना, यही कभी ह्रस्व नहीं होंगे, क्योंकि ये हमेशा दीर्घ होते हैं। ठीक है, ये देखिए अ ई मिल करके ए बना है। अब ये ए ऐसा नहीं है कि ये मात्रा नहीं है तो ये ह्रस्व हो जाएगा, नहीं, ये भी, ये दीर्घ रहेगा, ये भी दीर्घ रहेगा, ये भी दीर्घ रहेगा, ये भी दीर्घ रहेगा। ठीक है, इनका जो है ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि ये इनसे मिलकर बने हैं। ठीक है, और ये जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक यानी पॉइंट हमारा हो जाएगा प्लुत स्वर यानी त्रिमात्रिक स्वर। इसमें 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्लुत स्वरों की संख्या जो है वो 8 होती है, अ प्लस दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर ही जो 7 दीर्घ स्वर यानी प्लुत स्वर, तो 7 1 8 हो जाएगा। जैसे ओम लिखते हैं तो उच्चारण करने में समय लगता है ना, ओम। जैसे नास्ति, ये सब जो है चीज़ें, ये प्लुत स्वर के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए यहाँ एक नोट लिखा हुआ है कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। ओके, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसका 3 गुना प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को बोलने में जितना लगता है उसका 2 गुना लगता है दीर्घ स्वर में, और ह्रस्व स्वर के समय में 3 गुना जब लगेगा तो वो हो जाएगा प्लुत स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जो क्रमशः एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर इनको कहा जाता है। ओके,
अब देखिए यहाँ नोट, जिन वर्णों को लंबे समय तक खींचकर बोला जा सके वे प्लुत के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात प्लुत स्वर कहलाती हैं। जैसे बोला ना कि ओम, नास्ति, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लुत स्वर में आ जाएगा। अब दूसरा भेद देख लेते हैं, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने होते हैं, 2। यहाँ देखिए ओष्ठ कितने इसमें वर्ण है, 1 2। ठीक है, तो ये 2 अक्षर है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे याद करने के लिए है कि 2। ठीक है, अब पहला इसमें भेद है वृत्ताकार या वर्तुल यानी सर्किल, गोला। अब जैसे ऊ बोलेंगे तो जो ओष्ठ है वो आगे की तरफ गोल हो जाएगा, बड़ा ऊ है तो ऊ तो भी हो जाएगा, छोटा ऊ है तो ऊ, ओ है तो भी आपका ओठ जो है वो गोल हो जाएगा और आगे की तरफ रहेगा। औ आप करके देखेंगे बिल्कुल पता चलेगा। अब इसमें दूसरा है अवृत्ताकार यानी अवर्तुल स्वर, तो अ, आ, ई, ठीक है, तो ये ए री, तो इनमें ओष्ठ जो है वो सर्किल नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए अवृत्ताकार हो गया। अब वही उसी के बारे में लिख दिया गया क्यों कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में होठ आगे की तरफ निकलकर वृत्त का रूप धारण कर ले उन्हें वृत्ताकार या वर्तुल स्वर कहते हैं। पूछ सकता है कि वर्तुल स्वर कौन कौन से हैं, तो उ, ओ, औ। ठीक है, उ, ओ, औ। ओके, इसको बोलने में कम समय लगेगा, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। इसको याद रखने वाली चीज़ ये है कि ओष्ठ की आकृति पर कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है दोस्तों देखिए, जिह्वा की आकृति जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद, तो देखिए 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, यानी आगे का, बीच का और पीछे का। अब देखिए जिह्वा कैसे लिखा है, जिह्वा, 3 अक्षर हैं, तो 1 2 3 मिला के हो जाएगा 3। ठीक है, तो अग्र स्वर में देखिए आपका आएगा ई, छोटी बड़ी ए री, ये 5 जो है स्वर ये अग्र स्वर में आएंगे। ठीक है, ई ए और री। ओके, मध्य स्वर में आपका आ जाएगा अ, ओनली क्या आ जाएगा, अ मध्य में। पश्च में आ, उ, ओ, औ। ओके, ये छूट रहा था, औ। ठीक है, तो हो जाएगा आ, उ, ओ, औ, आ, उ, ओ, औ। हो गया आपका ये 5 हो गया पश, 5 हो गए आपके ई, ए और री। अग्र और मध्य में केवल अ, इसको याद रखिएगा, अग्र में क्या है, मध्य में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है, जब ये याद हो जाएगा कि छोटी बड़ी और ए और री अग्र में है और मध्य में केवल अ है, तो बचा जो है आ, उ, ओ, औ, तो वो पश्चिम में हो जाएंगे। आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुखाकृति यानी जिस हिसाब से मुंह खुल रहा है कितने भेद हैं। ठीक है, या मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, तो कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। देखिए लिखा है मुखाकृति, 4 अक्षर हैं, तो 1 2 3 4। ओके, याद करने का तरीका है मुखाकृति। ओके, तो 4 हो गए। अब देखिए समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। लाइन से लिखा हुआ है कि क्लोज्ड, देन हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन और पूरा ओपन। तो हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन बीच में रखा गया है, उसके ऊपर क्लोज्ड और नीचे ओपन। ये याद करने के लिए एक सीरियल में लिखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी हिसाब से होता है। तो समृत स्वर जो होते हैं वो होते हैं ई, उ और री। ये जो होता है जब आप बोलेंगे तो माउथ जो है आपका क्लोज्ड रहता है। ओके, अब अर्ध समृत स्वर यानी हाफ क्लोज्ड, आधा बंद रहता है, तो ए ओ, तो आधा आपका बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा।
अब देखिए आधा खुला यानी अर्ध विवृत स्वर, आधा खुला अ ए ओ, अ ए ओ नहीं औ, सॉरी औ, ओके। अब विवृत यानी पूरा ओपन, आ बोलेंगे तो उसी हिसाब से पता चलेगा। समृत में आपके हो गए ई उ री। अर्ध समृत स्वर में ए ओ, अर्ध विवृत स्वर में अ ए औ, और विवृत में आ। ये हो गया मुखाकृति के आधार पर चार में आपके हो गए समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा 5वां, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद। तो अनुनासिकता के आधार पर जो है वो 2 हैं, ठीक है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख और नाक दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे गांव, छाँव, तो जब आप बोलेंगे ना तो मुख से भी आवाज़ आएगी और नाक से भी निकलेगी। जैसे जब चंद्र बिंदु लग जाता है तो गांव, छाँव, पाँव, नाव, नाव नहीं सॉरी दोस्तों, आंगन। तो ये चंद्रबिंदु का प्रयोग जब होता है तो मुख और नाक दोनों का उच्चारण में सहायता लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं निरनुनासिक स्वर, ठीक है। निरनुनासिक केवल मुंह से बोला जाता है, जैसे इधर, उधर, इसमें नाक का प्रयोग नहीं होता है। इधर बोलेंगे उधर, चाचा, पापा, काका, तो ये केवल मुंह से, निर यानी नहीं, ठीक है, केवल मुंह से, निरनुनासिक। अब आते हैं अगला है थोड़ा सा इसके बारे में ही, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जो होता है उसको अनुनासिक कहते हैं, ओके। चंद्रबिंदु जो होता है वो अनुनासिक होता है, और जो अनुस्वार होता है, जो केवल बिंदी लगता है, उसको अनुस्वार कहते हैं। और जो चंद्रबिंदु रहता है ये अनुनासिक कहलाता है। और अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार ऐसे बिंदी केवल, ओके। वे स्वर जो अनुनासिक न हो वो निरनुनासिक कहे जाते हैं, जैसे इधर उधर, आस पास। जो अनुनासिक नहीं है यानी मुख और नाक से न बोला जा रहा है तो वो निरनुनासिक हो गया, ठीक है। यानी वो पंचम वर्ण यानी नासिक, केवल नाक से बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है अनुनासिक, अनुस्वार व पंचम वर्ण तीनों जहाँ न आए वो निरनुनासिक कहे जाते हैं। अनुनासिक, अनुस्वार व पंचम वर्ण तीनों जहाँ न आए वो निरनुनासिक कहे जाते हैं। तीनों जहाँ न आए निरनुनासिक कहलाएंगे। अर्थात देखिए इधर उधर, न इस पर चंद्रबिंदु है न बिंदु है, यानी न अनुस्वार है न अनुनासिक है, तो इसीलिए इसको निरनुनासिक कहे जाते हैं, ठीक है। न नाक और न मुंह, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि इस पर कोई न अनुस्वार है और न ही अनुनासिक वो है, न चंद्रबिंदु है और न बिंदु है, ओके। इसीलिए यहाँ ये लिखा गया है कि अनुनासिक, अनुस्वार और पंचम वर्ण तीनों जहाँ न आए वो निरनुनासिक कहे जाते हैं। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। स्वर आपको पूरा बता दिया गया। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले टॉपिक में व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।